नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम एक पुस्तक के बारे में बात करेंगे। ये है शिवा ट्रायोलॉजी सीरीज जो अमीश त्रिपाठी जी ने लिखी है, उसकी दूसरी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ नागाज। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा इससे पहले पहली पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पे जो वीडियो बना है उसको आप पहले देख लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है सीक्रेट ऑफ नागाज, इसमें हम जानेंगे कि ये नागाज कौन थे, कहाँ रहते थे और उनको इस पूरे भारतवर्ष में अशुभ क्यों माना जाता। कबीले के साथ मानसरोवर लेक में रहते हैं, वहाँ से वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं मेलुहा राज्य में, और पूरे मेलुहा राज्य में वो आते हैं। उनको नीलकंठ के रूप में जाना जाता है। सब लोग उन्हें अवतार मानते हैं और अपने दुर्भाग्य और समस्याओं के उद्धारक के रूप में देखते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे उनको लगता है कि उनका जो पड़ोसी राज्य स्वदीप है वो पाप का मूल है, बुराइयों की जड़ है, तो उसको विनाश करने का संकल्प लेते हैं शिव, और मेलुहा की आर्मी की सहायता से वो इस कार्य को संपन्न करते हैं। वो स्वदीप को एक तरह से हरा देते हैं। स्वदीप आने पे उन्हें फिर पता चलता है कि स्वदीप के निवासी भी उनके आने का, नीलकंठ का इंतजार कर रहे होते हैं और उनको भी प्रतीक्षा है अपने उद्धारक की। और वहाँ आने के बाद उनको ये पता चलता है कि कोई अगर हमसे अलग है तो वो बुरा नहीं है। इसके बाद इस पुस्तक की समाप्ति हुई थी कि शिव और सती एक मंदिर में, राम अयोध्या के एक मंदिर में होते हैं जहाँ पे उनके ऊपर एक नागा अटैक करता है। उसी से वो पुस्तक समाप्त हुई होती है। तो आगे देखते हैं। वो नागा के अटैक के बाद ये पुस्तक शुरू होती है और नागा एक बड़ा अजीब सा होता है, रहस्यमय होता है। वो सती के ऊपर हमला करता है। सती अपना बचाव करती है, साथ में शिव भी कूद पड़ते हैं और दोनों मिलकर उससे फाइट करते हैं। वो दो लोगों से फाइट करता है। जब ये दोनों मिलकर उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं तो वो वहाँ से भागता है। भागते वक्त उसकी एक सील हाथ से गिर जाती है जिसमें क्लू होता है। वो क्लू होता है, उससे पता चलता है कि संभवतः ये सील ब्रंगा राज्य की है। ब्रंगा राज्य में आपको बता देता हूँ, थोड़ा भौगोलिक जानकारी भी दे देता हूँ। जो मेलुहा राज्य है वो आज का जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्र है, वो जिसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसके बगल का जो स्वदीप राज्य है ये है मेनली अपना उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। कुछ हद तक मध्य प्रदेश भी उसमें कवर हो जाता है। और जो ब्रंगा राज्य है वो आज का बिहार के उस पार का बंगाल और कुछ हिस्सा उड़ीसा का और बांग्लादेश भी, ये हिस्सा जो है वो ब्रंगा राज्य के रूप में था। ब्रंगा राज्य का नाम भी अमीश जी ने बहुत अच्छे से बताया है क्यों उसका नाम ब्रंगा पड़ा। क्योंकि दो नदियां हैं जिनकी डेल्टा पे वो राज्य डेवलप हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो वो नदी है अपनी पहली ब्रह्मपुत्र और दूसरी गंगा। तो ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा इज इक्वल टू ब्रंगा। इस तरह से ये नाम उस समय रखा गया है, जो उन लोगों ने रखा हुआ था अपना ब्रंगा। तो आप एक चीज में और भी देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र ही हमारे देश में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम मेल नाम पे है। बाकी सारी नदियों के हमारे नाम फीमेल है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी जानकारी हमें इस पुस्तक से मिली। तो जब ये सीक्रेट सील मिल जाती है शिव को, तो वो फिर अपनी जर्नी प्लान करते हैं आगे की ओर कि संभवतः जो हम नागा हमारे ऊपर जो अटैक कर रहे हैं वही बुराई की जड़ है, और उस बुराई की जड़ का कनेक्शन ब्रंगा है, तो हमें ब्रंगा जाना पड़ेगा। तो शिव, पर्वतेश्वर और अब उनकी सेना में दोनों मेलुहन और स्वदीपियन दोनों के जो सैनिक हैं, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, उन दोनों सैनिक की एक ज्वाइंट आर्मी बनती है। ये ज्वाइंट आर्मी नाव के रास्ते से, नदी के रास्ते से, बड़े बड़े शिप के सहारे एक पूरा कन्वे बड़ा सा मूव करता है ब्रंगा राज्य की तरफ। तो अब ये जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अच्छी है। और ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है इस पुस्तक को पढ़ते हुए कि मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से एक एक क्षेत्र का बड़ा अच्छे से विवरण किया है। कहाँ से जाते हैं, वो रास्ता कैसा है, वहाँ क्या कठिनाइयाँ हैं, वहाँ खाने पीने की चीज़ें कैसी होंगी, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के कल्चर कैसा है, बहुत अच्छे से इस किताब में वर्णन किया गया है। तो आगे वो पहुँचते हैं तो पहला उनका पड़ाव पड़ता है एक मगध जगह। वहाँ पे शिव और सती मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा डिस्कशन आया जिसका मैं जिक्र करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। वहाँ पे मंदिर के पुजारी वसुदेव पंडित होते हैं। उनके साथ जो शिव का डिस्कशन है वो इस पे है
कि मैस्कुलिन वे ऑफ लाइफ और फेमिनिन वे ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन का तरीका है वो दो तरीके से होता है। एक पुरुष के जैसा जीवन शैली होती है और एक स्त्री के जैसी जीवन शैली होती है। इन्हीं दो तरीकों से होता है। पुरुष की जैसी जीवन शैली क्या है कि वहाँ पे कठोर नियम कायदे कानून, यानी द रूल ऑफ लॉ वहाँ पे चलेगा, जो मैस्कुलिन वे है। और जो फेमिनिन वे है वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम, स्वतंत्रता और जीवंतता, इसकी ज़्यादा होगी बात। नियम कायदे से ज़्यादा जीवन के प्रवाह और सुखों, इन पे अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये दोनों दरअसल बहुत अपने आप में परफेक्ट भी हैं और उनकी कमियां भी हैं, मगर ये दोनों ही जरूरी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई एक वे ऑफ लाइफ ही सही है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। ये उस डिस्कशन में दिखाया गया है। कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैस्कुलिन वे ऑफ लाइफ रहेगी जिसमें कि नियम ही सब कुछ हो जाएंगे, हालांकि वो नियम बड़े प्राचीन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जो लोग कि बड़े ग्रेट लोग रहे, महान लोग रहे, उन्होंने वो नियम बनाए, लेकिन एक समय के बाद वो नियम प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं। तो उन नियमों को बदलने की जरूरत पड़ती है, और जब बदलाव के फेज में आता है तब जो मैस्कुलिन वे ऑफ लाइफ है वो स्ट्रिक्ट करती है, बिल्कुल एकदम नियमों पे अड़ जाना चाहती है, और फिर वो उसका अड़ना ही लोगों के लिए शोषण करता है, लोगों का शोषण करने लगता है वो नियम। तो उन नियमों को बदलने के लिए फिर फेमिनिन वे ऑफ लाइफ आती है, जो ज़्यादा फ्रीडम और फ्रेश एयर लाती है। लेकिन इसकी भी एक कमी आती है कि ये धीरे धीरे हो सकता है कि करप्शन ले आए समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि लोग एकदम फ्री हो जाएंगे, जिसका जो मन होगा वो वही करेगा, तो इससे फिर करप्शन आ सकता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रसंग मुझे बार बार मिले हैं। जब भी शिव कहीं अटकते, हमने पिछली पुस्तक में भी देखा था, तो वो वसुदेव पंडित या कोई ना कोई उनको ऐसा मिलता है ज्ञानी व्यक्ति, जिसके साथ वो डिस्कस करते हैं, और वो डिस्कशन हमें कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाता है। तो दोस्तों, इसके आगे की जर्नी शिव की स्टार्ट होती है। अगला पड़ाव उनका होता है काशी। काशी जो बनारस है आज का, वहाँ पे शिव पहुँचते हैं अपने पूरे कान्वय के साथ, और वहीं पे कार्तिक का जन्म होता है। वहाँ बनारस में भी उनको कुछ क्लू मिलते हैं नागाओं के बारे में, और फिर वहाँ पे ब्रंगा के एक लोग भी रहते हैं, उनकी कॉलोनी होती है। उनको एक इवेंट में उनकी मुलाकात होती है ब्रंगा से। फिर ये शिव डिसाइड करते हैं ब्रंगा लोगों के साथ जाएंगे कि हम उनको, मतलब ब्रंगा राज्य पहुँचने के लिए मार्ग, एक चैनल मिल जाता है। अदरवाइज वो भी एक रहस्य था कि उस राज्य तक पहुँचा कैसे जाए, क्योंकि ब्रंगा राज्य के लिए कोई सड़क नहीं होती है, और गंगा नदी में उन्होंने एक डैम टाइप बनाया होता है जिसमें बड़े स्ट्रॉन्ग गेट्स होते हैं, तो उससे कोई अदर देन नॉन ब्रंगा शिप जो है एंट्री ही नहीं कर पाता है। वो ऐसे होते हैं गेट्स, इतने मजबूत और वैसे गेट होते हैं। तो यहाँ पे काशी में शिव और सती के पुत्र कार्तिक का भी जन्म होता है। उनसे मिलने दक्ष आते हैं। तब दक्ष वहाँ एक और सीक्रेट रिवील करते हैं कि जो पिछली पुस्तक में मंदार पर्वत को उड़ा दिया गया था आतंकवादी हमले में, तो ऐसा लग रहा था जैसे सोमरस बनाने की फैसिलिटी है वो नष्ट कर दी गई है, लेकिन वास्तव में एक सीक्रेट सोमरस बनाने की जो फैसिलिटी थी वो मेलुआ राज्य में थी। इसका भी जिक्र दक्ष करते हैं सती से। ये सती के लिए बड़ा एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला रहस्य होता है। उनको पता नहीं होता है, वो उस राज्य की राजकुमारी है और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके राज्य के अंदर क्या है और क्या नहीं है। फिर क्या होता है कि इसी शहर में जब शिव ब्रंगा की यात्रा पर होते हैं, उसी दौरान सती का सामना होता है। कुछ ऐसी घटना है, वो आप किताब पढ़ेंगे तो उससे आप जानिए, मैं उसको रिवील नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ सती की जो जीवन है वो बड़े खतरे में आ जाता है। तो उनका जो रक्षक बन के आते हैं वो नागा होते हैं। वो नागा की क्वीन होती है काली, और उनका एक लॉर्ड ऑफ द पीपल कहलाते हैं। नागा का जो एक राजकुमार कह लें या जो कुछ कह लें, मेन जो योद्धा है वो भी आते हैं, वो होते हैं गणेश। इन दोनों से सती का परिचय होता है, और सब जो एक रहस्य खुल के सामने आता है कि ये दोनों सती के अपने हैं। उनके जो काली होती हैं वो सती की सगी बहन होती हैं, जो कि नागा पैदा होने के कारण उनको त्याग दिया गया होता है। और इससे ज़्यादा एस्टोनिशिंग ये होता है कि सती को पता चलता है कि गणेश उनका अपना ही बेटा है। तो ये और ज़्यादा उनको झकझोर देता है कि उनको लगता है कि क्या पूरे जीवन भर, मतलब वो दुखी होती है ये जान करके कि उनके पिताजी पूरे जीवन भर उनसे झूठ बोलते रहे। ऐसा क्या कारण था कि उनको अपने बेटे से अलग कर दिया, उनको सारे जीवन दूर रखा। तो बड़ा इनको दुख हो जाता है, संताप होता है। लेकिन
उनकी धारणा बदल जाती है कि नागा लोग बुरे नहीं होते हैं, और दरअसल वो भी हमारे आपके जैसे ही लोग होते हैं, और ये चाह रहे होते हैं कि उनके साथ अच्छे से ट्रीट किया जाए, अच्छा बातचीत किया जाए। फिर क्या होता है, उधर शिव जब ब्रंगा राज्य में पहुंचते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि एक बैंडिट है परशुराम नाम का, जो कि काफ़ी सता रहा है पूरे ब्रंगा राज्य को। और दरअसल ये जा रहे होते हैं ब्रंगा राज्य नागाओं की खोज में। तो नागाओं की खोज में ब्रंगा राज्य के जो राजा होते हैं वो इनको उनके सीक्रेट हाइड आउट का, जो पंचवटी नगर होता है नागाओं का, उसका पता बताने से इनकार कर देते हैं। और उसका कारण ये होता है कि ब्रंगा राज्य में हर वर्ष प्लेग फैलता है, उसकी जो दवा होती है वो सिर्फ नागाओं के पास होती है। उस दवा को कोई दूसरा अगर जानता है तो वो बैंडिट परशुराम है। तो इस तरह से बैंडिट परशुराम से हमें दवा मिलेगी नहीं, और अगर हमने नागाओं का रास्ता बता दिया तो शिव के शत्रु हैं नागा, तो शिव नागाओं को नष्ट कर देंगे, तो वहाँ से भी उनको दवाइयाँ मिलनी बंद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये बड़ी खराब स्थिति आ जाएगी। और कैसे वो बता दे, अपने ही लोगों को कैसे मरने दे। तो शिव क्या करते हैं, शिव जाते हैं और उस बैंडिट परशुराम से फाइट करते हैं। वो युद्ध में बैंडिट को पराजित कर देते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि हम उसे कन्विंस करके या फोर्स करके किसी भी तरीके से वो मेडिसिन का जो सीक्रेट है वो ब्रंगा के लिए रिवेल करने के लिए हम बोलेंगे। और वहाँ पे युद्ध के बाद पता चलता है कि वो बैंडिट भी शिव और नीलकंठ का भक्त है, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान ही नीलकंठ के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान ही पीड़ित है, किसी बुराई से पीड़ित है, जिसके उद्धारक केवल और केवल शिव हो सकते हैं। तो परशुराम शिव को बड़ा सादर प्रणाम करते हैं, उनके आगे झुकते हैं और उनको अपना मेडिसिन बताने के लिए बोलते हैं। परशुराम एक और बड़े रहस्य का उद्घाटन करते हैं, वो ये होता है कि नागा लोग ही उनके पूरे जीवन में हेल्प किए होते हैं। परशुराम अपने बचपन की कहानी भी बताते हैं, जब उनके पिता माता को मार दिया गया था और उनके सारे कबीले को नष्ट कर दिया गया होता है, तो उसके बाद परशुराम बैंडिट बने थे। वो कहानी बताते हैं, उनकी उस पूरी प्रोसेस में नागा उनकी मदद करते हैं। तो यानी नागा परशुराम के हिसाब से न्यायप्रिय हैं, उनके जैसा न्यायप्रिय इस पूरे देश में कोई है ही नहीं। तो नागाओं के जैसा कोई न्यायप्रिय नहीं है, ऐसा जब परशुराम बताते हैं तो शिव को एक और बड़ा झटका लगता है कि वो जिसको बुराई समझ के, जिसको इविल समझ के नष्ट करने के लिए निकले हुए हैं, वो तो अच्छा है। तो लेकिन शिव परशुराम की बात पे एकदम से यकीन नहीं करते हैं। हाँ, वो इस नतीजे पे जरूर पहुंचते हैं कि जिस प्रकार मेलुहा में स्वदीप को बुरा समझ के उन्होंने हमला कर दिया था, उस प्रकार से वो इस बार नागाओं के ऊपर हमला नहीं करेंगे, उसको पूरा अच्छी तरह जज करेंगे। और इस तरह से शिव वापस काशी लौटते हैं। जब काशी शिव वापस आते हैं तो वहाँ पे उनका मुलाकात उनकी नेचुरली जो गणेश और काली वहाँ प्रतीक्षा कर रहे होते हैं उनसे होती। तो काली को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन गणेश को वो पहचान लेते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने मंदार पर्वत पे हमला किया था और मेरे मित्र बृहस्पति की उसमें मौत हो गई थी। तो उसके लिए वो बृहस्पति की मौत के लिए सीधे गणेश को जिम्मेदार ठहराते हैं और गणेश को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने साथ। इसके लेकर के कुछ उनका आर्गुमेंट्स भी होता है सती के साथ, लेकिन शिव अपने उससे पीछे नहीं हटते हैं। इसी बीच में वहाँ काशी में दक्ष का आगमन होता है। दक्ष के सामने शिव काली और गणेश को रिवेल कर देते हैं। इस प्रकार जब दक्ष की पोल खुल जाती है तो वहाँ भी शिव और दक्ष के बीच बड़ी असहमति पैदा हो जाती है। दक्ष नाराज होकर के वापस मेलुहा चले जाते हैं। शिव ये मानते हैं, इनको जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि कोई अगर बर्थ से उसकी डिफॉर्मिटी है तो उसके लिए उसके पिछले जन्म के को दोष न ठहराया जाए, उस नियम को बदलना चाहते हैं जो नागाओं के लिए होता है। इसी बात को लेकर दक्ष और शिव में बहुत गहरा मतभेद पैदा हो जाता है। दक्ष वापस मेलुहा चले जाते हैं और शिव काशी में रह जाते हैं। काशी में फिर इनके बीच में डिस्कशन होता है, गणेश और काली और इन सब के बीच चर्चा होती है। इसी बीच में एक पत्र मिलता है गणेश को जो उनके नागाओं की राजधानी पंचवटी से आता है। उस पत्र में क्या है ये इस किताब में रिवील नहीं किया गया है। तो उस पत्र को पढ़ने के बाद गणेश बहुत परेशान हो जाते हैं और काली और गणेश के बीच एक चर्चा होती है। उस चर्चा के पश्चात दोनों एकमत होते हैं कि अब वो समय आ गया है कि नीलकंठ को हम रहस्य उजागर करें, और शिव से कहते हैं कि हम आपको नागाओं का रहस्य बताने के लिए तैयार हैं। तो शिव कहते हैं कि हमें बताइए। तो वो कहते हैं नहीं, इसके लिए आपको पंचवटी चलना ही पड़ेगा। तो शिव तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से एक लंबे यात्रा की फिर से तैयारी होती है और शिव चल पड़ते हैं पंचवटी की ओर।
पंचवटी का रास्ता ये लंबा रूट लेते हैं, ये वापस ब्रंगा राज्य में जाते हैं, वहाँ से होते हुए दंडक वन में घुसते हैं, दंडक वन में घुसते हुए पंचवटी तक पहुँचते हैं। और ये इतना लंबा रास्ता है कि इसमें पूरा करने में इनको 8 महीने से ऊपर लगता है। इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि दक्ष से एक ऋषि मिलने आते हैं, वो रहस्यमय ऋषि है, उनका कोई ज़्यादा रोल दिखाया नहीं गया है। वो दक्ष से मिलते हैं और उनसे भी कुछ वार्ता करते हैं जो मैं जिक्र नहीं करूँगा, पुस्तक का सीक्रेट रिवील हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो इधर आते हैं स्वद्वीप में, यहाँ के राजा दिलीप से भी डिस्कस करते हैं, गुप्त वार्ता, कुछ मंत्रणा उनकी होती है। यहाँ तक कि दिलीप उनके जो प्लान से एग्री नहीं करते हैं तो दिलीप को वो धमकी भी देते हैं। उस धमकी के बाद दिलीप एग्री कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये लोग जब पंचवटी पहुँचने वाले होते हैं तो इनके ऊपर एक भीषण हमला होता है। ये जो पूरा कन्वे था शिव का, काली का, यानी जिसमें स्वदीपियन भी थे, मेलुहन भी थे और नागा भी थे, इस पूरे कंबाइंड कॉन्वे के ऊपर हमला होता है। उस हमले को गणेश बड़ी बहादुरी से रिपेल कर देते हैं। उनके 100 नागा साथी मारे जाते हैं, कुल और मिला के 100 के लगभग लोग दूसरे लोग भी मारे जाते हैं। मगर उसमें इनको ये पता चलता है कि इस जो हमले में है वो दैवी अस्त्रों का प्रयोग किया गया है, जिनको कि बैन कर दिया गया था। यानी वो हथियारों का यूज हो रहा है जिनको बैन किया जा चुका है। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम भी करते हैं। नागा कहते हैं कि ये हमला तुम लोगों ने कराया है, धोखा दिया है तुम, और जो ये पर्वतेश्वर और ये दूसरे लोग होते हैं शिव के साथ वाले, ये लोग कहते हैं कि तुमने धोखा दिया है। लेकिन इनके आर्गुमेंट्स को शिव एक लॉजिक के साथ समाप्त कर देते हैं कि दैवी अस्त्र का प्रयोग न मेलुहा वाले करेंगे और ना ही स्वदीप वाले करेंगे। और इस प्रकार से जो नागा हैं वो अपनी ही रानी को क्यों मारना चाहेंगे। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इस रूट को भी पूरा जानता है अच्छे से, यानी जो तीनों को जानता है, जो चंद्रवंशियों को, मेलुहा वालों को भी जानता है, सूर्यवंशियों को भी जानता है और इनको भी जानता है, नागा के राज्य को भी जानता है। तो इन तीनों को जो जानता है उसका ये सम्मिलित हमला है। तो ये भी एक रहस्य है जो इस किताब में अभी नहीं है, संभवतः जो अगली पुस्तक है ओथ ऑफ वायुपुत्रा उसमें ये रिवील होगा। फिर आता है रहस्य के बाद, इतने नुकसान के बाद, इतने डैमेज के बाद फाइनली ये वापस पंचवटी पूरा इनका कन्वे पहुंचता है। वहाँ शिव सीधे पहुंचते हैं कि हमें वो रहस्य दिखाओ, हमें आराम नहीं करना, हमें पहले नागाओं का रहस्य दिखाओ। तो नागाओं का रहस्य काफ़ी कुछ तो आपको पता चल ही चुका होता है बीच में कि कौन थे, क्या थे नागा, और आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे बनते थे, उनको अशुद्ध क्यों माना जाता था, वो इस पुस्तक में नहीं बताएंगे। वो अगली पुस्तक ओथ ऑफ वायुपुत्राज के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जब शिव पंचवटी जाते हैं और उनको गणेश और काली उस रहस्य से मिलवाते हैं, तो वो रहस्य कोई सूचना या जानकारी ना हो करके वो एक व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति होते हैं शिव के मित्र बृहस्पति। उनसे शिव की मुलाकात होती है और इसी के साथ ये किताब ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज ये लंबा वीडियो बन गया है, कहानी भी कुछ लंबी थी, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज समाप्त करता हूँ। आपको यदि ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इंतज़ार करें अगली पुस्तक ओथ ऑफ वायुपुत्राज में, आगे की कहानी मैं बताऊँगा आपको। धन्यवाद।